Hello everyone. Today we'll discuss इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो हमें पहले तो यह पता होना चाहिए कि यह जीएस पेपर के कौन से पेपर से जुड़ता है। तो हम आपको बताते हैं कि जीएस पेपर फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री एंड जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन पॉलिटी से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो साहब 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन इंडिया को इंडिपेंडेंस जिस लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू मिली वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और इसी ने पावर ट्रांसफर का लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया। ठीक है। अब भाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो साहब 1942 एक डेट है इम्पोर्टेंट फॉर, ठीक है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसमें मास पब्लिक मूवमेंट देखने को मिला जिससे ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन को हिला दिया था। ठीक है। और सेकेंड, पोस्ट वर्ल्ड वार टू क्राइसिस। वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटेन इकोनॉमिकली वीक हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप लूज हो गई। ठीक है। क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन ब्रिटेन नहीं रहा। ब्रिटेन की जो सुपर पावर की हेजेमनी थी वह लूज हो गई। ठीक है। अब 1947 कैबिनेट मिशन फेल्यूर। कैसे? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो एग्रीमेंट नहीं हो पाया जिसकी वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी थी। ठीक है। अब 3 जून 1947 साहब, इस समय क्या होता साहब, माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन ने पार्टीशन और इंडिपेंडेंस का प्लान प्रपोज किया था, इसीलिए इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है क्योंकि 3 जून को आया था। ओके। अब भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो साहब ये एक्ट पास कब हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट तो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। और एक्ट इम्पोज या इम्प्लीमेंट कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। और अभी इसी दिन को आज़ादी भी मिलती है। ठीक है। अब भैया मेजर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, भैया इस एक्ट के मेजर प्रोविजंस देख लेते हैं मल्टीपल पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट क्या है? क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंस डोमिनियंस। भैया 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन को क्रिएट किया गया जिसमें ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दिया गया और कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सोवरेन डोमिनियन बनाया गया, भारत और पाकिस्तान। और यहीं से पार्टीशन को ऑफिशियली और एक लीगल रियलिटी बना दिया गया है। समझ रहे हो बात को? अब पॉइंट नंबर बी या पॉइंट नंबर 2, कंप्लीट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। साहब इस एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन का इंडिया पर कंट्रोल कम्प्लीटली ख़त्म होगा। अब इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटेन से कंट्रोल नहीं हो सकता है। अब पूरी पावर जो है ना इंडियन लीडर्स के हाथ में ट्रांसफ़र कर दी गई है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं। तो न्यू गवर्नर जनरल सिस्टम आया। और कैसे? तो साहब हर डोमिनिस्ट्रेटर जैसे भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाना था। और आपको बता दें कि इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साहब वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और बाद में सी राजगोपालाचारी इंडिया के पहले और एकमात्र इंडियन गवर्नर जनरल बने। पॉइंट नंबर डी, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव पावर मिली और असेंबली के पास अथॉरिटी थी कि वह बिना किसी ब्रिटिश इंटरफेरेंस के अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकती है, किसी भी पुराने ब्रिटिश लॉ या खुद इस इंडिपेंडेंट एक्ट को भी चेंज कर सकती हैं या अमेंड कर सकती हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर डी का पॉइंट नंबर 3, नए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक इंटरिम लेजिस्लेटर के रूप में भी यह काम करेगी। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पॉइंट नंबर ई, अबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ब्रिटिश कैबिनेट का सबसे पावरफुल पद उस समय था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस लीगली ख़त्म हो गया। ठीक है। पॉइंट नंबर एफ से एंड ऑफ ब्रिटिश पेरामाउंटेसी और प्रिंसली स्टेट। तो साहब ब्रिटिश क्राउन का प्रिंसली स्टेट पर जो कंट्रोल था, जिसे पेरामाउंटेसी भी कहा जाता था, वो अब ख़त्म हो गया और एक्ट के मुताबिक 565 प्रिंसली स्टेट थे, वह अब फ्री हो चुके हैं। वह या तो डोमिनियन भारत का डोमिनियन स्टेटस ज्वाइन कर लें या डोमिनियन स्टेटस पाकिस्तान में चले जाएं, या थ्योरेटिकली कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहने के लिए रह सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने क्रूशियल तरीके से इनको भारत में मिलाने की कोशिश करी और बहुत सारी प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाया भी। ठीक है। अब पॉइंट नंबर जी, फुल लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस। कैसे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट आपसे फ्यूचर में इंडिया के लिए कोई भी लॉ या बाइंडिंग रूल्स नहीं बना सकती थी, क्योंकि इंडिया को कम्प्लीटली लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी मिल गई थी। ठीक है। अब साहब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सिग्निफिकेंस, ड्रॉबैक एंड एनालिटिकल इवैल्यूएशन फॉर मेंस प्रोस्पेक्टिव एंड प्रीलिम्स। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस साहब, कॉलोनियल रूल का ऑफिशियली एंड हुआ और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सेल्फ गवर्नेंस की शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस वाट। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सुप्रीम सोवरेनिटी घोषित कर दिया गया और जिसने मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का रास्ता क्लियर किया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को देखते हैं तो पावर स्ट्रक्चर का ट्रांजिशन स्मूथ हुआ, जिसने अंतिम फेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फ्रेमवर्क बनाया गया। ठीक है। अब भैया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का ड्रॉबैक एंड चैलेंजेस देखते हैं। ठीक है। तो साहब पार्टीशन वायलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एक्ट ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो सिक्योर किया था, लेकिन फोर्स्ड पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड हॉरिफिक कम्युनल राइट्स को रोकने का कोई सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है। बस सेकंड पॉइंट, रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिलता है उस समय। तो भैया सब कॉन्टिनेंट में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन फेस किया था, जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने मैसिव इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी चैलेंजेस खड़े कर दिए थे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब यूपीएससी वैल्यू एडिशन फॉर मेंस प्रोस्पेक्टिव एंड कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट फॉर मेंस एंड फैक्ट इम्पोर्टेंट फॉर फिल्म्स, एंड दिस इज अ एक्ट कनेक्ट विथ जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। तो देखते हैं हम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 serve as the definitive legal foundation of India's freedom by ending British colonial hegemony and vesting absolute sovereignty within the Constituent Assembly. It systematically initiated the transition from a subjugate colonial administrative setup to an era of modern constitutionalism and democratic self-governance. ठीक है। एंड लास्ट वन लाइन quick summary for Indian Independence Act. Indian Independence Act is equal to independence plus partition plus end British rule plus end of paramountcy plus sovereign constituent assembly plus beginning of constitutional India. Thanks for watching and supporting.